साथियों, सबसे पहले आप सबका पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं। सुबह सुबह का ये कार्यक्रम लगा और इतनी सुबह आप सब लोग यहाँ पर आए, उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आज अपने गांव, अपने घर शहरबनी आज आना हुआ, माँ से मुलाकात हुई। उनकी तबीयत इस बीच में थोड़ी खराब रहती है। इस बात को लेकर यकीनन परिवार में सबको चिंता होती है। मेरी मम्मी भी परेशान रहती हैं, तो इसीलिए आज उनका हालचाल जानने, उनका स्वास्थ्य पूछने, परिवार में जिस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं, तो ऐसे में परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते विभिन्न प्रकार की तमाम जिम्मेदारियां आज की तारीख में मेरे कंधों पर है। जहां एक तरफ परिवार है, तो वहीं मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के तमाम वो सपने, तमाम वो कार्य हैं जिनको पूरा करना है। तो जहां एक तरफ प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी, मेरे नेता, मेरे पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे नेता के सम्मान में जो कार्य संभवतः राज्य सरकार को करने चाहिए थे, लगभग आज उनके निधन को 1.5 साल हुआ। मेरे नेता बिहार की राजनीति में उनका पुत्र हूँ, इसलिए अगर मैं बोलूँगा तो संभवतः लगेगा कि अपने पिता की बढ़ चढ़कर मैं तारीफ कर रहा हूँ या उनकी बातें कर रहा हूँ, पर हकीकत है मेरे नेता ने 5 दशक से ज़्यादा, लगभग 52 साल देश की सक्रिय राजनीति में उन्होंने समर्पित किए। बिहार और बिहारियों के लिए उन्होंने समर्पित किए। बिहार के गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों को न सिर्फ मुख्यधारा के साथ जोड़ने का उन्होंने कार्य किया, बल्कि उनके हक, उनके अधिकारों के लिए भी निरंतरता में वो संघर्ष करते रहे। जिस मंत्रालय में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी गए, उस मंत्रालय से जुड़ी हुई योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने में, धरातल पर उतारने में दिन रात उन्होंने मेहनत की और जात पात, धर्म, मजहब से उठकर हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को उन्होंने सहूलियत, सुविधाएं पहुंचाने का उन्होंने काम किया। पहली बार जब वो वीपी सिंह जी की सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, तो उस वक्त उन्होंने पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए मंडल कमीशन को लागू करने का उन्होंने काम किया। उन्होंने रेल मंत्रालय में रेल मंत्री होते हुए गरीब वर्ग से आने वाले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे महापुरुष जिनको आज़ादी के कई दशकों के बाद तक उनको ना पूछा गया, ना उनको कोई सुविधाएं दी गई, उन्होंने रेलवे का पास देकर तमाम जिला के जितने पत्रकार हैं उनको ये सुविधाएं देकर उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्य धारा के साथ उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। आज तमाम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम भुनाते नहीं सकते, पर हकीकत है 89 से पहले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। आज भले कोई भी बड़ा से बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, क्षेत्रीय दल हो, हर कोई डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करना चाहता है, पर 89 से पहले उनकी तस्वीर तक पार्लियामेंट में नहीं थी। उनकी तस्वीर को लगवाने का काम श्रम एवं कल्याण मंत्री होते हुए हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनको भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 9 बुद्धों को आरक्षण दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। ना उन्होंने कभी जाति देखी, ना उन्होंने कभी धर्म देखा। आज तमाम लोग जो श्रेय लेते हैं भैया ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिलवाने का, सबसे पहले इसकी आवाज भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उठाई। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन
सन 2000 में हुआ। पार्टी के संविधान में इस बात का जिक्र है कि ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिले, उनको भी जोड़ा जाए, ताकि गरीबी अपने में जो एक बड़ी जाति है उस वर्ग से आने वाले लोग मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। तो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात धर्म मजहब तमाम चीजों से उठकर हमेशा बिहारियों के विकास की उन्होंने सोच रखी। कम्युनिकेशन में गए, आज तमाम लोग जो हाथ में मोबाइल फोन लिए घूम रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरा से फोटो खींचना, इंटरनेट, ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। आप सबको याद होगा जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान का लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था। विपक्ष के नेताओं ने हमारे नेता का उस वक्त मजाक उड़ाया था ये कहकर, जब हमारे नेता ने कहा था कि मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए कि बैगन के भाव मोबाइल फोन बिके, और आज वो हकीकत है। गरीब से गरीब आदमी के हाथ में आज मोबाइल फोन है, इंटरनेट की सेवाएं इस्तेमाल करते हैं। आप सब कई ऐसे पोर्टल वाले चैनल जिनकी न्यूज वो लोग मोबाइल पर देखते हैं। ये सोच गरीबों को मजबूत करने की, सशक्त करने की सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। और तो और आज जो देश में 81 करोड़ लोग मुफ्त का राशन खा रहे हैं, उनको मुफ्त के राशन की योजना से जोड़ा गया। मुझे पता है भैया, मेरे नेता, मेरे पिता की तबीयत खराब थी, पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर, उनको चिंता इस बात की थी, जब पहला लॉकडाउन लगा था वो तस्वीरें उनको विचलित करती थी, जब तमाम मजदूर दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारी सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर कर अपने गांव, अपने प्रदेश वापस आने के लिए मजबूर थे, उनका काम धंधा बंद हो गया। उस वक्त मेरे नेता को चिंता इस बात की थी कि ये लोग आ तो रहे पर ये लोग खाएंगे क्या। रोज कमाने, रोज खाने वाला मजदूर जब उसका काम बंद हो गया तो वो कमाएगा कहां से और खाएगा कैसे, परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। मुझे पता है कि दिन रात अधिकारियों के साथ बैठकर खराब स्वास्थ्य में भी उन्होंने इस योजना को तैयार किया, और अगले दिन सुबह उठते ही प्रधानमंत्री जी को फोन किया, उनसे मिलने का समय मांगा, मिलने गए और उनके सामने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का उन्होंने निर्माण किया, जिसके तहत ऐसे लोग जो संभवतः खाद्य सुरक्षा कानून से नहीं जुड़े हुए, किसी कार्ड धारक नहीं है, जिनको राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा पर गरीब परिवार से आ रहे, ऐसे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिले, इस योजना का उन्होंने निर्माण किया। बिहार में भी काफी विवाद हुआ था, लगभग 15 लाख के करीब ऐसे नाम थे जिनकी सूची राज्य सरकार ने हमारे नेता को मुहैया, उनके विभाग को मुहैया नहीं कराई थी। उस वक्त के तत्कालीन इस विभाग के जो मंत्री थे उनके साथ जोड़ा गया। तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक देश, देशवासी, बिहारवासी और गरीब लोगों को जिन्होंने काम किया, आज उनके निधन को लगभग 1.5 साल होने को, और इन 1.5 सालों में राज्य सरकार के द्वारा उनके सम्मान में, मतलब कोई बड़ा कार्य तो छोड़ दीजिए, कोई एक छोटा कार्यक्रम तक उन्होंने करना जरूरी नहीं समझा। निरंतरता में हम लोगों ने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि भैया उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। प्रतिमा एक सांकेतिक सम्मान होता है, तमाम महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाती है ताकि आने वाली पीढ़ी उनको, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखे। भाई हम लोग भी जब बचपन में सड़क में पिताजी के साथ में निकलता था, तमाम महापुरुषों की तस्वीरें देखकर मैं पूछता था, उनकी प्रतिमाएं देखकर पूछते थे कि ये कौन है, क्या किया है इन्होंने। ये एक सांकेतिक सम्मान होता है जो बार बार हम लोगों ने आग्रह किया राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ना उनकी बरखी, ना उनकी पुण्यतिथि पर आना, उनके पार्टी के नेताओं ने आना तक जरूरी नहीं समझा। तो उनके सम्मान में कोई ऐसा कार्यक्रम वो करे, इसकी कल्पना भी मैं नहीं करता। और इसीलिए क्योंकि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देश का दूसरा अम्बेडकर कहा जाता है, माना जाता है, इसीलिए 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम नेताओं ने ये संकल्प लिया
कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति पहले चरण में बिहार के हर एक जिला में लगाई जाएगी और उसके बाद अगले चरण में हम लोग बिहार के हर एक प्रखंड में और उसके बाद संभवतः बिहार के हर एक गांव में उनकी प्रतिमा लगाने का हम लोग काम करेंगे। और इसकी शुरुआत सबसे पहले उनकी जयंती पर 5 जुलाई को उनके जन्म दिवस पर हमारे नेता की कर्म भूमि, जहां से उनकी पहचान बनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लोगों ने उनको पहचान दी, हाजीपुर, जहां से 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट मार्जिन से जीतने के लिए उनका नाम दर्ज है। तो सबसे पहले हाजीपुर में उनके जन्म दिवस पर, उनके जयंती के दिन हम लोग उनकी प्रतिमा हाजीपुर में लगाने जा रहे हैं और उसके बाद उनकी पुण्यतिथि पर उनका गांव, उनका घर, मेरा पैतृक गांव शहर बन्नी में, यहीं पर ही हम लोगों ने दादाजी, दादी, मजले दादा, मजली दादी सबकी प्रतिमा पिताजी ने यहीं पर लगाई है। वहीं पर हम लोग चाहते हैं कि उनकी भी एक भव्य आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए। और इसीलिए आज जहाँ एक तरफ माँ से मिलना था, इस बीच में थोड़ा समय भी हो गया था, उनसे मुलाकात की, तो उनसे मिलना था और साथ ही में आकर इस बात का निरीक्षण करने का भी ये कार्यक्रम था कि वहाँ पर उनकी कैसे आदमकद प्रतिमा लगे। बहुत पहले ही हम लोगों ने अपनी तरफ से स्टोन वहाँ पे लगा दिया था, शिलापट वहाँ पर लगा दिया गया है और अब उसके ऊपर प्रतिमा लगे। 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर ये प्रतिमा लगाई जाएगी और उस बीच में बहरहाल अभी हम लोगों ने उस पर काम चल रहा है। प्रतिमा में बीच में भी हम लोग आएंगे, कैसे उसको यहाँ पे किया जाएगा, क्या कार्यक्रम होगा, वो आने वाले समय में तमाम बातें आप सबके साथ साझा की जाएंगी। तो आज के आने का यही खास उद्देश्य था। इसके अलावा आप लोग के कुछ नहीं। बिहार में जिस तरीके से जो है जातीय जनगणना को लेकर के गोलबंद हो रही है, पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ, आरजेडी और जदयू का, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है, हम लोग भी समर्थन करते हैं। जातीय जनगणना होनी चाहिए और कारण है इस बात का भाई, जातीय जनगणना होने का कारण है क्योंकि कई ऐसी नीतियां हैं, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, वो जातियों पर आधारित होती है। इसके लिए इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि किस जाति की क्या आबादी है, ताकि उसके अनुपात में सही राशि आवंटित उस योजना में होती है नहीं होती है, इस बात की जानकारी सबको हो। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, पर ये अब होनी चाहिए, इसके ऊपर जो लोग राजनीति करते हैं उस बात से मुझे ऐतराज है। भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लंबे समय से जातीय जनगणना का वो जिक्र कर रहे हैं। भाई, जातीय जनगणना का विषय कोई आज से उठा हुआ विषय तो है नहीं, 80-90 के दशक से हम लोग सुनते आ रहे हैं जातीय जनगणना की बात। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 16-17 साल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब आपको इतनी ही चिंता थी जातीय जनगणना की, तो अभी तक आप करवा देते, और अभी भी आप करवाइए ना। बैठकों पे बैठक, चर्चा पे चर्चा, कभी आप इकट्ठा करके सबको लेकर जाके प्रधानमंत्री के पास, कभी 1-1 घंटा आप अकेले में बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष से। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बिल ड्राफ्ट कीजिए, सदन में लाइए, उसको पारित करवाइए और काम शुरू करवाइए। इसमें विलंब किस बात का? आपके पास मैंडेट है, तमाम विपक्षी दल आपका समर्थन कर रहे हैं, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, मेरी पार्टी आपका समर्थन कर रही है। और जहां पर आपको हमारे सहयोग, हमारे समर्थन की जरूरत है, जातीय जनगणना पे मेरी पार्टी का खुलकर आपको समर्थन है, पर इस पर अब राजनीति नहीं करें, इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करें, यह आग्रह है। जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से बीजेपी नेता और जदयू नेताओं में जिस तरह से विरोधाभास आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि एनडीए सरकार बिहार में टिक पाएगी या कुछ खेला होगा? खेला होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई। इस बात को मैं शुरू से कहता आया हूँ कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे ही होंगे, इस बात को टाला नहीं जा सकता। आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये विषय उठाते हैं, ये अपने में सोचने वाली बात है भैया, जिन्होंने निरंतरता में जिसके साथ मिलकर सरकार बनाई, चुनाव लड़े, ये विषय पहले क्यों नहीं याद है? आज इन विषयों का बहाना बनाया जा रहा है गठबंधन से अलग होने के लिए। भाई, जातीय जनगणना का विषय आप 2005 में भी उठा सकते थे, 2009 के चुनाव में भी उठा सकते थे, 2010 में भी उठा सकते थे, 2014 में उठा सकते थे, 2015 के चुनाव में उठा सकते थे,
भाई 2017 में आप उठा सकते थे, जब आप रातों रात आप एनडीए का हिस्सा बने, तब आप बोल सकते थे प्रधानमंत्री जी को कि भाई जातीय जनगणना पे पहले आप अपना रुख साफ कीजिए, तब हम आपके साथ आएंगे। उस वक्त आप बोल सकते थे कि बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिलाइए, तब हम आपके साथ जाएंगे। पर उस वक्त तो आपने रातों रात शपथ ली। आप 2019 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले आपने शर्त क्यों नहीं रखी कि जातीय जनगणना पे भारतीय जनता पार्टी अपना रुख साफ करे, अगर आपका रुख साफ नहीं है तो हम आपके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये शर्त तो नहीं रखी। 2020 से पहले आपने क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने ये शर्त रखी कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाएंगे तो हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये 2022 में ही ये चर्चा क्यों रही? 17 साल के बाद मुख्यमंत्री को यकायक विशेष राज्य के दर्जे की मांग इंपॉर्टेंट लगने लगती है, जातीय जनगणना इंपॉर्टेंट लगने लगती है। बहरहाल मैं दोनों चीजों में उनका समर्थन करता हूँ, पर इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में विरोधाभास है, गठबंधन से दूरी बनाने की ये तैयारी है। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के यहाँ मुख्यमंत्री जी पैदल चलकर अब जाने लगे, एक एक घंटे दोनों की बातचीत होने लगी है, तो ये अपने में संकेत देते हैं कि मौजूदा गठबंधन में, क्योंकि अब सब कुछ ठीक नहीं है, तो वैकल्पिक गठबंधन की तैयारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और आने वाले समय में शाश्वत सत्य है कि आने वाले समय में बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होकर रहेगा। देश के कई प्रदेशों में जिस तरह से कम्युनल वायलेंस हो रहा है, जिस तरह से अजान पर राजनीति, अजान और क्या कहते हैं हनुमान चालीसा को लेकर के जिस तरह से धार्मिक भावनाएं बढ़ाए जा रहे हैं, क्या लगता है ये देश के लिए कितना सही और कितना गलत है? भाई गलत आपका क्या है, मानना है? गलत ही नहीं, बहुत गलत है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पर अगर कुछ रहेगा तो ये देश रहेगा, देश के लोग रहेंगे। और देश के लोगों में एकता, भाईचारा रहना बहुत जरूरी है। हमारे देश की ताकत ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी रही है। ऐसे में अगर हमारे देश में ही, देश के ही लोग अगर डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति अपनाने लग गए, बांटो और शासन करो की राजनीति अपनाने लग गए, तो ये देश के लिए, देश के भविष्य के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं है। और उसके कारण है भैया कि आप ध्यान भटकाने की राजनीति चल रहे हैं। नैरेटिव, प्रोपोगेंडा सेट किया जाता है कि देश के जो ज्वलंत विषय हैं उससे देशवासियों का ध्यान भटकाया जाए। भाई आज की तारीख में मेरे प्रदेश में बात होनी चाहिए 19 लाख रोजगार को लेकर, तो बात होती है लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर। आज की तारीख में मेरे प्रदेश में बात होनी चाहिए कि भैया हवा से फूल उड़ता है क्या, उसकी जांच कौन करेगा? विश्वेश्वरैया भवन में जिस तरीके से आग लग गई, कौन सी फाइलें उसमें जली या जलाई गई, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अपराध जो प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, दिन भर आए दिन खुलेआम लोगों को गोली मार दी जाती है और एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है आज की तारीख में। कोई ऐसी सरकारी योजना नहीं है जो बिना घूस दिए हो रही हो। किसी भी बिहारी से आप लोग पूछ लो, बीपीएससी में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उसकी जांच की चर्चा होनी चाहिए। पर इन तमाम विषयों से ध्यान भटकाने के लिए बात होने लगती है हिंदू मुसलमान। और मुझे अफसोस होता है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो बांटने की राजनीति करते हैं। मेरे प्रदेश के खुद मुखिया हैं भैया जो बांटने की राजनीति करते हैं। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, महिला, पुरुष, तो जो लोग ये बांटने की राजनीति करते हैं वो हकीकत में ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज जब चर्चा नेशनल चैनल्स, जब महंगाई को लेकर होनी चाहिए, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर होनी चाहिए, तो चर्चा हो रही है कि भैया लाउड स्पीकर लगा रहना चाहिए कि हटना चाहिए। अरे भैया ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। आज जब हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, 75 सालों में व्यवस्था ऐसी रही है भैया, उस वक्त कोई सवाल नहीं उठे, तो आज ये सवाल उठाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? पर कहीं ना कहीं ज्वलंत मुद्दों से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाना, महंगाई से ध्यान भटकाना है, तो ये सवाल सामने आ रहे हैं जिसका मैं कतई समर्थन नहीं करता। चर्चा होनी चाहिए, मेरे लिए ये विषय चर्चा के भी नहीं है। चर्चा होनी चाहिए तो सिर्फ बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई पर।